You can see. You can, yeah. This is my body. See my baby. So hello everyone. Today I want to make a vlog on dogs. Which dog should we adopt or buy? Shall we buy a dog or not? So today I will make this vlog on in Hindi especially. The reason I will tell later. So let's get started. तो नमस्ते एवरीवन, आज का व्लॉग में आप सबको मेरी और भोदू की तरफ से स्वागत है। भोदू तो इधर ही घूमेगा। तो भोदू को ये जो एलिजाबेथ कॉलर इसको हम कहते हैं, ये हम पहना के इसीलिए रखे हैं क्योंकि भोदू का सैटरडे को उसका ऑपरेशन हुआ था। तो ऑपरेशन की वजह से वहाँ पे जो नीचे में उसका जो क्रस्टेशन, एक्चुअली उसका क्रस्टेशन हुआ था, तो नीचे में वहाँ पे स्टिच लगाया है। तो वो स्टिच वहाँ पे इरिटेशन थोड़ा थोड़ा होता है अगर किसी भी जगह पे स्टिच हो जाए, तो वो वहाँ पे काटने की कोशिश करता है। तो एज देयर एनिमल्स, सो दे डोंट नो कि स्टिच को काटना नहीं चाहिए। तो इसीलिए ये जो एलिजाबेथ कॉलर है ये मुझे पहना के रखना पड़ा ताकि वो उस जगह को काट ना सके। ये 3-4 दिन तक रहेगा जब तक वो जगह का स्टिच सूख ना जाए। तो इसी वजह से उसको हम लगा के रखे हैं। तो आज का मैं व्लॉग जो है मैं हिंदी में बनाऊंगी क्योंकि इतने दिनों से मैं इंग्लिश में व्लॉग बना रही थी और आगे भी मैं इंग्लिश में ही व्लॉग बनाऊंगी। लेकिन आज का जो व्लॉग है वो स्पेशली डॉग्स रिलेटेड है, स्पेशली क्योंकि मुझे लगा है दिस इज़ द हाई टाइम so that we can aware some people about dogs, means for pet dogs, for street dogs, everything। और मेरी जितनी भी नॉलेज है, मतलब मैं बचपन से इन लोगों के लिए थोड़ा बहुत मैं काम करती आई हूँ, तो आज भी मैं थोड़ा बहुत जितना भी करती हूँ उसमें जितनी भी मेरी एक्सपीरियंस है पर्सनल, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि अगर कुछ जो लोग सोचते हैं कि इन बारे में हमें कुछ जानना चाहिए तो उनके लिए ये वीडियो है। और जो लोग ये सोचते हैं कि हम लोग सब जान चुके हैं, हम लोग को जानने का कुछ नहीं है, तो वो लोग, मैं कहती हूँ कि अभी वो देखना बंद कर दे। आगे देखने की उन लोग को शायद ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे लिए जो लोग नहीं जानते उन लोगों को हम लोग कुछ बता शायद सकते हैं, जो जानते होंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि थोड़ी सी एक्सपीरियंस तो मुझे है। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि हम लोग सब जान चुके हैं उन लोगों के लिए तो शायद दरवाज़ा वहीं पे बंद हो जाती है। तो जो भी हो, ये है भोदू। इनका ये एक स्ट्रीट डॉग है। ये हम लोग के यहीं पे पास पे रहता था कुछ महीने पहले, आई थिंक वो अगस्त या सितंबर होगा, ऐसा कुछ महीने में 2020 में ये किसी एक्सीडेंट की वजह से ये रास्ते में पड़ा हुआ था। कोई गाड़ी या कोई ऑटो ने उसको धक्का मारा था। तो उसके बाद 2-3 दिन वहीं पे शायद पड़ा रहा। किसी ने साइड करके बस उसको रख दिया, कोई ट्रीटमेंट या कुछ नहीं हुआ, ये उठ भी नहीं पा रहा था। तो उस हालत में कुछ लोगों ने कहीं कहीं से इधर उधर से खबर इसको बताया उसको बताया, ऐसे करके मेरे कानों तक पहुंची। और हमारे एक छोटी सी 2-1 जन का हम लोग का टीम था, वो भी आजकल बहुत से प्रॉब्लम्स की वजह से ठीक से काम नहीं कर पा रही है। तो उस टाइम पे हम लोग का 3 जन का एक थोड़ा सा छोटा सा टीम था। तो हम लोग वहाँ पहुँचे, वहीं पे उसको हम वहाँ से उठा के डॉक्टर को दिखाए ले गए। फिर उसका जो ट्रीटमेंट था वो शुरू हुआ। हम लोग के बहुत सी चैलेंजेस लेने पड़े, मतलब दवाई खरीदना, पैसे इकट्ठा करना, ये सब के लिए। तो कुछ पैसे मैंने दिए, कुछ पैसे थोड़ा बहुत डोनेशंस भी फेसबुक से मांगे, ऐसे करके इसके में हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे थे। फिर जब ये थोड़ा थोड़ा इसको, मतलब कितने से इंजेक्शंस मैंने दिए उस टाइम पे, फिर वो लोग भी दिए, जो लोग मेरे टीम में थे वो लोग भी दिए। फिर इसका जो टॉयलेट बंद हो गया था, 4-5 दिन से टॉयलेट बंद हो गया था, उस पर मैंने वो जो सपोजिटरी जो होता है वो पीछे में डाल के उसको टॉयलेट करवाया था उस टाइम में मैंने। फिर जब वो धीरे धीरे ठीक होने लगा, थोड़ा थोड़ा खड़ा होने ऐसे लग रहा था, तो उस टाइम पे हम लोग उसको जहाँ पे रखे थे, मतलब एक अंडर
कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में रखे थे। वहाँ के जो लेबर लोग हैं वो लोग बोले कि आप इसको ले जाओ, ये जो रात को चिल्लाते हैं हमें डिस्टर्ब होता है, शायद ये पेन की वजह से चिल्लाता होगा उस टाइम पे। तो मुझे उस टाइम पे बहुत दुख हुआ इसके लिए, और इसको मैं घर पे लेके आई। उस टाइम से तब से ही वो मेरे घर पे है। फिर वो धीरे धीरे ठीक हो गया। उसके बाद मैंने सोचा था उसको मैं जो भी कुत्ते को अपने घर में लाती हूँ मैं उसको स्टेरिलाइज और वैक्सीन दोनों कराती हूँ। डिवर्मिंग तो डेफिनेटली, ये तीनों चीज़ एक्चुअली हर कुत्ते की अगर अधिकार समझो तो ये होनी चाहिए। मुझे लगता है स्टेरिलाइजेशन तो अलग बात मैं बोलती हूँ, लेकिन वैक्सीन और डिवर्मिंग ये अधिकार में ही आता है। स्टेरिलाइजेशन तो हम इंसानों की वजह से करना पड़ता है, हमारी मजबूरी है कि हम लोग उसको स्टेरिलाइज करना पड़ता है। मतलब फीमेल के लिए स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं हम लोग ताकि उसका बच्चा ना हो, मेल के लिए क्रस्टेशन बोलते हैं ताकि वो मेटिंग ना कर सके। तो ये चीज़ होती है, लेकिन ये एक्चुअली हम लोगों को ये मजबूरी में करना पड़ता है। लेकिन जो नियम होना चाहिए इन लोगों के लिए वो है वैक्सीन और डिवर्मिंग, ये दोनों चीज़। तो जब ये मेरे घर पे आया, स्वस्थ हो गया, तो मैं उसको वैक्सीन और डिवर्मिंग और स्टेरिलाइजेशन ये तीनों ही, मतलब ये तो लड़का है तो ये क्रस्टेशन, ये तीनों मैं कराने के लिए जब तैयार हो रही थी उसी वक्त उसके पैर में एक छोटा सा घाव दिखा मुझे। तो वो घाव को बारे में मैंने फिर वेट से कंसल्ट किया, वेट्स कुछ दवाई दिए लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। बाद में वेट ने कहा कि वो एक कैंसरस घाव हो गया था, बड़ा हो रहा था वो काफ़ी। तो उसके बाद उसका फिर 2 महीने तक उसका केमो चला। आप लोग को शायद मैंने वो चीज़ मेरी पिछले वाले वीडियो में मैंने दिखाया होगा। आप लोग चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी वो वीडियो। तो वो का 2 केमो साइकिल हुआ, 2 महीने हुए। उसके बाद 1 महीने बाद क्या हुआ, मेरे घर पे दूसरा जो कुत्ता आया ओरियो, उसको लेके थोड़ी कन्फ्यूजन हुई, वो मर गया। वो उसको डॉक्टर ने कहा कि उसको रैबिस हुआ, उसकी वजह से सबको मुझे वैक्सीन देने पड़े, पूरा फुल कोर्स ARV का, मतलब 0, 3, 7, 14, 28 ये होता है एंटी रैबिस वैक्सीन का फुल कोर्स। तो ये फुल कोर्स मैं करा रही हूँ इन लोगों को। और कराते कराते, क्योंकि ये 4-5 महीने से मेरे घर पे 4-5 महीने या 6 महीने से मेरे घर पे है, तो ये क्रस्टेशन नहीं हुआ, स्वस्थ हो गया था। तो इसको हिट आ गया इसको, तो ये थोड़ा सा मतलब विचलित होने लगा बाहर जाने के लिए। तो मुझे तो एंजाइटी होने लगा, स्ट्रेस होने लगा। तो मैंने सोचा तो इसको तो अभी हाई टाइम है, इसको क्रस्टेशन करना है, क्योंकि हम लोग को ये करना पड़ता है। द रीज़न इज़ हम लोग इसको सब कुत्ते को तो घर पे मैं रख नहीं पाऊँगी इतने सारे। तो इसको जब हम लोग रास्ते में छोड़ेंगे तो क्या होता है, ये लोग ये मेटिंग के लिए लड़ाई करते हैं, और ये लड़ाई करते हुए इन लोग की इंजरी होती है, फिर वो गाड़ी के नीचे आ जाते हैं, ये सब के बहुत चांसेस रहते हैं। तो फिर दोबारा ऐसा ना हो, ये सब की वजह से हम लोग मारपीट ये सब ना हो, इसकी वजह से ही हम लोग इसको क्रस्टेशन कर देते हैं। ये मेरी जिम्मेदारी थी, क्योंकि ये मेरे घर पे आया था, इसको वैक्सीनेशन डिवॉर्मिंग ये सब करना मेरी जिम्मेदारी थी, तो मैंने ये उठा लिया। तो इसी सैटरडे को इसको क्रस्टेशन करा दिए गए, और ताकि ये अपना स्टिच काट ना सके मुंह घुमा के, क्योंकि ये तो जो भी हो ये इंसान तो नहीं है, तो इतना तो समझ इसमें है नहीं, उसको वहाँ पे इरिटेशन होगा तो वो स्टिच काट देगा। इसी की वजह से मैंने इसको एलिजाबेथ कॉलर पहनाया। कॉलर थोड़ा बड़ा है, इसीलिए थोड़ा एडजस्ट करने के लिए मैंने उसको लिकोप्लास्ट से उसको एडजस्ट किया। तो इस तरह से हम लोग उसको ऑपरेशन किया, और 5 दिन तक एंटीबायोटिक चलेगा ताकि वो स्टिच सूख जाए। तो ये हुई मेरे जो सोच है, विचार है, मैं थोड़ी सी आप लोगों से शेयर किया। मैं जो करती हूँ वो मैंने शेयर किया। अब इसका जो प्यार है ये तो आप देख ही रहे हो कि ये जो 5-6 महीने में ये रास्ते के कुत्ते जो शायद आई थिंक इसकी उम्र 6 साल 5-6 साल तो होगी, तो इतने सालों तक वो रास्ते पे ही था, बड़ा हुआ था। लेकिन अभी ये पूरा जैसे मेरा डॉग ऐसा टाइप का ये हो गया है पूरी तरह से, मतलब इतना प्यारा हो गया है। त्यामध्ये बुधू राणी, त्यामध्ये बुधू बाबा, त्यामध्ये बुधू बाबा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में तो ये रास्ते के कुत्ते हैं, तो रास्ते में ही हमें छोड़ना पड़ेगा, और तो कोई चारा नहीं है। क्योंकि मेरे पास और भी जैसे कि ज़रूरतमंद कुत्ते आएंगे जिनको शायद
ज़रूरत होगी ट्रीटमेंट की, तो उनको मैं कहाँ रखूँगी। मेरा तो घर बहुत बड़ा कुछ है नहीं, ना ही मेरे पास इतने पैसे भी है कि मैं सारे दुनिया के कुत्ते को रख लूँ, तो पॉसिबल नहीं है ये चीज़। तो विथ हैवी हार्ट हमें इनको रास्ते पे ही छोड़ना पड़ता है। और अभी इसी बात पे यही आती है कि अडॉप्शन की बात आती है। अडॉप्शन और खरीदना, ये जो हम लोग बहुत से हमारे समाज में ये चीज़ बहुत चलती है कि ब्रीडर से हम लोग ब्रीड डॉग खरीदते हैं। तो ये जो चीज़ है, इन चीज़ों के बारे में मैं अभी थोड़ा सा जो मुझे लगता है और मैंने जितना देखा है मतलब समाज में होते हुए या लोगों को बोलते हुए ये सब जितना मैंने देखा है, सुना है, तो वो लेके अभी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर। पहली बात आता है हम लोग ब्रीड डॉग क्यों लाते हैं खरीद के घर में। तो उसके कुछ कारण मैंने यहाँ पे नोट किए हैं। वो ये है कि बहुत क्यूट है, सो क्यूट है, बहुत सुंदर है। फिर दूसरी बात आती है कि ब्रीड लाइन। ब्रीड लाइन जो एक बहुत बड़ी एक टॉपिक है, मैं थोड़ा सा बोल दूँ कि ब्रीड लाइन ये होता है जो प्योर ब्रीड, लोग बोलते हैं ना कि प्योर ब्रीड होनी चाहिए, अब वो लैब्राडोर हो चाहे कुछ भी हो, मतलब जर्मन शेफर्ड हो, ये हो वो हो। तो प्योर ब्रीड मतलब उसका जो पिछले का जितने भी उसके माँ बाप के उसके माँ बाप, मतलब पिछले का जो 5 जनरेशन या 6 जनरेशन, वो लोग जो मेटिंग हुए होंगे वो लोग प्योर, मतलब उन लोगों के जो और भी माँ बाप से हुए सब, मतलब वही ब्लड लाइन जो है वो मैचिंग होनी चाहिए, मतलब किसी दूसरे ब्रीड के साथ उन लोगों का मेटिंग ना हुआ हो, ऐसे टाइप का, ये बोलते हैं प्योर ब्रीड लाइन। ये ऐसे हमारे समाज में एक्चुअली ब्रीडर्स होते हैं जो लोग बोलते हैं कि दे आर ब्रीड लवर्स। ब्रीड लवर्स मतलब वही ब्लड लाइन जो प्योर ब्लड, मतलब ऐसे कुछ होता नहीं है, ब्लड तो हमेशा प्योर ही होता है, लेकिन हमारी जो सोच है इसमें कुछ ऐसी है। मतलब जर्मन शेफर्ड हो तो उसका भी पिछले का 5 जनरेशन जिनसे वो लोग मीटिंग करके करके आए हुए हैं, तो वो होने चाहिए सभी जर्मन शेफर्ड्स ही प्रेफरेबली, मतलब तो फिर उसको कहलाएगा कि हाँ ये बच्चे प्योर ब्रीड है। हाँ, तो ये चीज़ है। तो ब्रीडर्स लोग ऐसे ही बोल के बच्चे को बेचते हैं लोगों को। हम लोग थोड़ी देखने जाते हैं कि हाँ ये 6 से जनरेशन से ये होते आए हैं, ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं और विश्वास है। कुछ ब्रीडर्स को शायद लाइसेंस भी है, ऐसे बिना लाइसेंस के ही ज़्यादातर है। तो हमारे यहाँ लाइसेंस भी कुछ जो लोग मानते हैं तो वो लोग भी है। मतलब हम ये नहीं बोलते कि सारे ब्रीडर्स धोखेबाज है, ऐसा नहीं है, कुछ शायद सही भी होंगे, तो है। लेकिन ये एक रीज़न है ब्रीड डॉग खरीदने का, प्योर ब्रीड लाइन। प्योर ब्रीड लाइन में और एक चीज़ मैं बोल दूँ, ये जो प्योर ब्लड जो बात होती है, ये बात कुछ मिलती जुलती है ऑलमोस्ट हिटलर की बातों से। हिटलर ने भी कुछ ऐसा ही सोच कर बहुत से लोगों को मारे थे कि जर्मन्स के साथ जर्मन्स का ही ब्लड वो मानेंगे और किसी और के साथ अगर उन लोगों का बच्चा होता है उनको मारना है। तो ये एक अजीब सी, पता नहीं कहाँ से ये सोच लोगों के दिमाग में आती है, ये सोच है, ये समाज में है। तो इसी को ही हम लोग ब्रीड लाइन कहते हैं। तो इसका भी लोगों में विश होती है कि हाँ मुझे ये विश है, मेरी चॉइस है। जैसे कि हम कपड़े खरीदते हैं, ऐसे ब्रांड का मुझे चाहिए, या घर खरीदते हैं कि इधर ही हमें घर लेना है, तो ऐसे मेरी चॉइस है कि मैं कुत्ते खरीद के लूँ या रास्ते से लूँ, वो मेरी चॉइस है। जैसे कि मेरी विश है मैं शादी करूँ या ना करूँ, बिल्कुल मेरी विश है। लेकिन ये विश अगर ऐसा हो गया कि मुझे अंबानी के बेटे से ही शादी करनी है, तो थोड़ी सी मतलब लगती है। और उसके लिए मुझे पापड़ बेलने, कितने ही पापड़ बेलना पड़े, और उसके लिए अगर कोई अच्छी लड़की भी या अच्छा लड़का भी आ जाए लेकिन उसको मैं रिजेक्ट कर दूं क्योंकि वो अंबानी का नहीं है, तो ये सब थोड़ा सा हम लोग को शायद देखना चाहिए कि विश भी कितना प्रैक्टिकल है मेरी विश और कितना सही है, वो भी शायद हम लोग को विचार करके ही। फिर एक बात आती है सोशल इमेज। हम लोग जब एक विलेती कुत्ते को, ब्रीड डॉग को खरीद के मैं घर में लाती हूँ, जैसे कि मैं अगर ले आई या जर्मन शेफर्ड या सिट्जू या कुछ बच्चे को, पप्पी को खरीद के ले आई, तो एक सोसाइटी में जो मेरे फ्रेंड सर्कल में सब लोग बोलेंगे ओ माय गॉड सच स्वीट पपी, सो ये बहुत क्यूट है, बहुत एडोरेबल है, अब तुमने एक सही ले लिया, ये सब बकवास का, रोजस्ते का बकवास का ये जो कुत्ते हैं इसको तुमने छोड़ के ले लिया। एक इमेज बनता है। फिर मुझे ये भी लगता है कि इसको मैं बड़ा करूँगी, फिर उसको मैं
क्या बोलते हैं कंपटीशंस में लेके जाऊंगी, जो डॉग शो में लेके जाऊंगी, वहाँ पे वो प्राइज़ जीतेगा, वो मुझे प्राउड करेगा। जैसे हमारे बच्चे भी प्राइज़ लाते हैं, हम प्राउड होते हैं। तो इस तरह के कुछ एक सोशल इमेज भी हमारा बढ़ेगा, हम लोग को सोसाइटी में कुछ अच्छा सा, ये भी एक सोच है। और एक सोच है डिजीजेस, कि रास्ते के कुत्ते से हमें डिजीज़ आते हैं और ब्रीड डॉग से हमें डिजीज़ नहीं आते। तो डिजीज़ के बारे में मेरी जो थोड़ी सी जानकारी है वो ये है, कुत्ते से हमें सिर्फ दो ही छोटे मतलब दो ही डिजीज़ आते हैं, छोटे मोटे नहीं। एक तो बहुत ही खतरनाक आते हैं, वो है रैबिस है, जिसके वैक्सीन्स है। मैंने अभी पहले ही मैंने बोला, रैबिस के वैक्सीन्स है, एंटी रैबिस वैक्सीन्स, जो कि इंसान को भी दे सकते हैं। दो टाइप के होते हैं, मतलब जो एक इंजेक्शन वैक्सीन्स है जो इंसान के लिए है, और एक है जो कुत्ते के लिए है। कुत्ते के जो वैक्सीन्स पूरे फुल कोर्स जो होते हैं वो 0 डेट पे, मतलब आज का अगर कुछ आज का डेट 15 नवंबर है, तो इसको अगर 0 डेट, मतलब आज अगर पहला डोज दिया तो इसको 0 डेट मार्क करेंगे। उसके बाद 1 2 3 डेट में एक तो, फिर 4 5 6 7 डेट में, 7 8 9 10 11 12 13 14th डेट में, फिर x 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28th डेट में। तो इस तरह से एक पूरा एंटी रैबिस का साइकिल होता है। ये इंसान के लिए भी होता है, ये जानवरों के लिए, मतलब कुत्तों के लिए भी सेम होता है। तो ये है एंटी रैबिस वैक्सीन हो जाता है। और वैक्सीन्स का और एक नियम है, अगर जब आप वैक्सीन्स करा रहे हो वो हेल्दी कुत्ते को ही कराना है। और वैक्सीन से पहले डिवॉर्मिंग कराना अच्छा होता है, ज़रूरी मैं नहीं बोलती, लेकिन अच्छा होता है डिवॉर्मिंग। वो अगर पपी 6 मंथ्स के छोटे पपी मतलब बच्चे हैं, तो उसको 90 डेज में एक बार वैक्सीन डिवॉर्मिंग कराना पड़ता है विथ लिव 52। 7 दिन पहले डिवॉर्मिंग से पहले देना पड़ता है। लीवर गार्ड वो होता है, क्योंकि डिवॉर्मिंग लीवर पे काफ़ी गहरा इफेक्ट करता है, इसीलिए लीव 52 या कोई भी लीवर गार्ड, अच्छा सा लीवर गार्ड देके ही डिवॉर्मिंग करानी पड़ती है। और अगर एडल्ट डॉग हो तो 21 डेज इंटरवल में डिवॉर्मिंग करानी पड़ती है। और डिवॉर्मिंग के 7 दिन बाद, 3 से 7 दिन बाद हम लोग कंबाइंड वैक्सीन देते हैं। DHPPIL बहुत कॉमन एक वैक्सीन होता है, कंबाइंड वैक्सीन, जो कि डिस्टेम्पर, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, पार्वोवायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा और लेप्टोस्पिरोसिस, ये सारे डिजीज़ को कवर करते हैं। ये सारे डिजीज़ एक्चुअली कुत्ते से कुत्ते में बहुत ज़्यादा फैलती है, बहुत ही फैटल है अगर हो जाए तो फिर इनसे अगर हम लोग चाहते हैं कि दीज आर एयरबॉर्न डिजीजेस, कहाँ से आ जाएगा कुछ आप लोगों को पता नहीं चलेगा। तो ये सबसे अगर हमारे बच्चे को या डॉग्स को अगर आप केयर करते हो, उसको बचाना चाहते हो, तो वैक्सीन्स के डिवॉर्मिंग के 7 दिन बाद आप DHPPIL देना। उसके 21 से 23 दिन बाद उसको ARV वैक्सीनेशन, मतलब एंटी रैबिस वैक्सीनेशन देना। ये होता है पूरा एक डिवॉर्मिंग वैक्सीनेशन का साइकिल। और ये चीज़ वैक्सीनेशन साल में एक बार होता है। वो डेट आप मार्क करके रखोगे, वो जो 0 डेट हुआ वो मार्क करके रखोगे, अगले साल वही सेम डेट पे एक ही वैक्सीन देनी पड़ती है एंटी रैबिस, वो होता है बूस्टर डोज कहते हैं हम लोग। ये इंसान के लिए भी सेम होता है। अगर हम लोग स्ट्रीट डॉग्स के लिए काम करते हैं, हम लोगों को भी यही लेना पड़ता है, ताकि कोई रैबिस का कुत्ते से हम लोग मुलाकात भी हो जाए, कार्ड भी ले, तो फिर हमारे बॉडी में एंटी रैबिस का वो एंटीबॉडी ऑलरेडी तैयार रहेगा, जो कि रैबिस को हमारे अंदर आने नहीं देगा, वो वायरस को, रैबिस वायरस को। तो ये हो गई वैक्सीन्स की बात। ये एक डिजीज़ है जिसको हम लोग इजीली वैक्सीन्स देके ही उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और एक आती है, वो है टिक्स। इन लोगों के शरीर में जो छोटे छोटे टिक्स रहते हैं, वो हमारे भी जैसे क्या बोलते हैं हम लोग बंगाली में उकुन बोलते हैं, हमारे साइड में भी ऐसा होता है। दिस आर दी पैरासाइट्स, हमारे शरीर में रह के हमारा न्यूट्रिशन खाते रहते हैं, तो ऐसे टिक्स होता है। और टिक्स अगर बहुत ज़्यादा हो गया इन लोगों से, टिक फीवर या ऐसा बहुत कुछ मतलब भयानक, जैसे मेंज, ये सब चीज़ें आ जाती है टिक्स से, टिक्स के कारण ही होते हैं। तो टिक्स का भी डिवॉर्मिंग करने से ये टिक्स नहीं आएंगे, पहली बात है। अगर अब डिवॉर्मिंग नहीं भी करते हैं, रास्ते का कुत्ता है, तो फिर उसके लिए भी बहुत सी दवाइयाँ हैं थोड़ी बहुत, तो वो अगर दे देंगे तो उनमें टिक्स नहीं होंगे, और टिक्स के साथ साथ जो जो बीमारियाँ आती हैं उनको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये मुझे जितनी मालूम है, यही दोनों डिजीजेज हैं जो थोड़ी बहुत इन लोगों से हमें थोड़ा सतर्क रहना पड़ता है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये टिक्स या
रैबिस ये रास्ते के कुत्ते को होगा और ब्रीड डॉग को नहीं होगा, ऐसा कुछ मुझे तो मालूम नहीं, क्योंकि टिक्स घर के कुत्ते को भी होते हैं, बाहर के कुत्ते को भी होते हैं, रैबिस घर के कुत्ते को भी होते हैं, बाहर के कुत्ते को भी होते हैं। तो इसमें भी कोई डिफरेंस है नहीं मेरे ख्याल से। तो डिजीजेस जो कुछ लोग सोचते रहते हैं, ये मेरे ख्याल से कुछ मायने एक्चुअली नहीं रखता अगर आप उनको थोड़ी सी डिवॉर्मिंग वैक्सीनेशंस करा देते हैं तो। ये हो गई जो मुझे लगता है कुछ पॉइंट्स जिनके लिए हम लोग ब्रीड डॉग लाते हैं। और एक चीज़ है, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि जैसे कि डॉग्स होंगे, कुछ डॉग्स हैं जो कि रेस्क्यू में काम करते हैं, सर्च ऑपरेशंस में काम करते हैं, फिर एक्सप्लोसिव डिटेक्शन में काम करते हैं। तो हम लोग जब घर पे एक फैमिली में कोई कुत्ता लाता है तो ये सब काम तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग उसको कराएंगे या सोचते हैं उसको कराना है। तो ये भी कुछ नहीं है। और ट्रेनिंग, हाँ, पॉटी ट्रेनिंग, ये सब जो ट्रेनिंग है ये सब तो ये लोग भी ट्रेन हो जाते हैं। जैसे कि ये डॉगी तो ऑलरेडी बाहर जाने का एक टेंडेंसी है कि इसको बाहर लेके जाना पड़ता है पॉटी करने के लिए। अगर लोग ऑब्जेक्शन करते हैं आपके एरिया में तो आप उसको पूट मिलता है जहाँ पे स्प्रे करने से वहीं पे जाके पॉटी करता है। ऐसा भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है। फिर कुछ जगह है हम लोग ट्रेनिंग, जैसे कि किसी जो पेपर पे या जहाँ पे भी वो पॉटी ऑलरेडी टॉयलेट जो किया है उसी जगह पे एक बाथरूम में कोने में उसको रख दो, वो सूंघ सूंघ के वहीं पे जाकर वहीं पे टॉयलेट करेगा। ये सब बहुत कुछ प्रोसेस है जो इनके लिए भी लागू होते हैं, जो ब्रीड डॉग्स के लिए भी सेम ही है, मुझे लगता है सेम ही है। तो ऐसे करके हम लोग उसको ट्रेनिंग भी हम लोग दे सकते हैं। तो और जो क्यूटनेस की बात आती है, हाँ वो ये बात तो सही है। मेरा रंग काला है, मेरे नाक खराब है, तो कैटरीना का रंग गोरा है, उनका नाक अच्छा है। ये अगर आप लोग बोलो किसी के चॉइस वो तो कोई चेंज कर नहीं सकता। मेरे हस्बैंड भी वो चेंज नहीं कर पाएंगे। और मैं भी अगर सोच लूँ कि ऋतिक जैसा नाक चाहिए तो ये तो मेरी बिल्कुल ये है। लेकिन हाँ, ये सब हम लोग इन लोगों के लिए अलग बात होती है कि हम लोग ये खरीद के ले सकते हैं। जो मेरी सोच है ये है। तो लेकिन असल ज़िंदगी में तो मेरे हस्बैंड को भी कटरीना नहीं मिलेगी और मुझे ऋतिक नहीं मिलेगा। तो ये तो अलग बात हुई, बट ये लोग को खरीदना हमारे लिए पॉसिबल है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो और एक चीज़ है, वो है मेरे ख्याल से जब ये लोग मुझे प्यार करते हैं, जैसे कि चाटते हैं या मतलब मेरे साथ, जैसे मैं जहाँ भी जा रही हूँ मेरे साथ घूम रहा है, इतना प्रोटेक्टिव है। कोई, मैं किसी बिल्ली को, अगर मैं काली को थोड़ा प्यार कर लिया तो बहुत गुस्सा हो जाता है, जेलस हो जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये ब्रीड डॉग्स भी सेम ही होते हैं। प्यार तो कोई चेहरा, रंग, साइज के हिसाब से नहीं आता। तो प्यार तो प्यार ही होता है। तो अगर इस बात को शायद हम लोग थोड़ी सी कंसिडर कर सकते हैं, ये सबके ऊपर डिपेंड करता है। और एक चीज़ है, जो लोग ब्रीड डॉग्स को खरीदने की फिर भी सोच रहे हो तो मैं उनको इतना और एक बार बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा जो लोकल शेल्टर है, मैं कोलकाता के आसपास के कुछ शेल्टर्स के नाम बोल रही हूँ या एनिमल एनजीओज़ के नाम बोल रही हूँ। एक है छाया, वो सोनारपुर के वहाँ एक गांव में वो है एक एनजीओ छाया। एक है आशारी जो मुकुंदपुर में है, मेडिका हॉस्पिटल जहाँ है रूबी के बाद वाला जो स्टॉपेज है वहाँ पे है आशारी। और है लव एंड केयर है, वो बेहाला के पास में है। फिर है पॉज, पशुपति एनिमल वेलफेयर बारासात में है। फिर है एक A1। तो ऐसे कुछ एनजीओज है कोलकाता के आसपास में, ये लोग शेल्टर भी समझ लो, कुछ भी समझ लो। तो ऐसे हैं जो लोग स्ट्रीट डॉग्स के लिए काम करते हैं। तो आप लोग कुत्ते को खरीदने से पहले, और जो लोग कोलकाता के बाहर हैं मैं उन लोगों को भी बोलती हूँ, आपके शहर में आसपास में एनिमल शेल्टर्स है, गूगल में आजकल आसानी से सर्च करने से मिल जाते हैं। तो आप लोग थोड़ा खरीदने से पहले थोड़ा एक बार शेल्टर में घूम के आ जाओ, बस इतना मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ। जो लोग कुत्ते मतलब फैंसी ब्रीड्स खरीदने की सोच रहे हो, आप लोग थोड़ा सा ये सब शेल्टर्स में एक बार घूम लो। उसके बाद आप लोग को शायद आप लोगों को थोड़ी सी पता चले कि
हमारे डॉग्स को मतलब इतने सुंदर सुंदर डॉग्स हैं वहाँ पे, स्ट्रीट डॉग्स ही हैं शायद ज़्यादातर, ब्रीड डॉग्स भी मिल जाते हैं, एडल्ट ब्रीड डॉग्स जो मतलब बच्चे के हिसाब से किसी ने अडॉप्ट कर लिया, उसके बाद शायद उसका अच्छा नहीं लगा फिर रास्ते में छोड़ दिया, या बीमार हो गया उसके बाद छोड़ दिया, या अंधा हो गया उसके बाद छोड़ दिया, या उसका जो ओनर है वो मर गया तो उसके बाद छोड़ दिया, या मतलब छोड़ना पड़ा, या हुआ कि मतलब शहर छोड़ के ओनर चले गए तो उसके बाद छोड़ दिया। ऐसे ब्रिड डॉग्स भी वहाँ पे मिल जाते हैं, तो एडल्ट ब्रिड डॉग्स ऐसे भी मिल जाते हैं वहाँ पे। तो इन लोगों को क्या होता है मतलब एक बार शेल्टर में घूम के अगर आप लोग वहाँ से उसको अडॉप्ट करते हो तो ना वहाँ पे वो लोग शेल्टर में वो लोग एक छोटी सी जगह पे कन्फाइंड होते हैं। घर में ना परिवार के साथ रहना दो चीज़ अलग होती है, जेल में रहना और परिवार के साथ रहना। खाना तो ठीक है लेकिन और एक चीज़ होती है शेल्टर में जो वो लोग जगह ऑक्यूपाई करते हैं। कि हेल्दी डॉग अगर शेल्टर में रह जाए तो फिर क्या होता है कि वो लोग शेल्टर वाले वो लोग कोई जो जैसे एक्सीडेंट केस या कोई जिसका जो प्रॉब्लम हुआ है जिसको मेडिकेशन की ज़रूरत है उसको भी वो लोग ला नहीं पाते हैं क्योंकि वो जगह ऑक्यूपाई हो चुका है हेल्दी डॉग के लिए और कोई उसको अडॉप्ट नहीं कर रहा है। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है कि हम लोग तो एक इंसान हैं तो हमारे लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं समाज के लिए, तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ही समझ लीजिए कि एक बार जाना चाहिए उन लोग को भी, एक बार मतलब हम लोग को देखना चाहिए कि वो लोग को एक चांस देना चाहिए कि वो लोग को भी एक घर मिल जाए, थोड़ा सा प्यार मिल जाए। और वो लोग प्यार और थोड़ा सा खाना इसके सिवा वो लोग कुछ मांगते नहीं है। और हमारी अवेयरनेस होती है कि साथ में हम लोग उसको वैक्सीनेशंस और डिवर्मिंग ही करा लें क्योंकि ये उनके लिए भी अच्छा है हमारे लिए भी अच्छा है। तो यही चीज़ें होती है। और शेल्टर्स में जो ऐसा भी बहुत से कुत्ते होते हैं जो वो लोग शेल्टर से बाहर नहीं छोड़ सकते। जैसे कि कोई स्ट्रीट डॉग को मैं लेके गई वहाँ पे शेल्टर में ट्रीटमेंट के लिए, फिर वो मतलब पैरालाइज्ड हो गया, मतलब उसका पैर ठीक नहीं हुआ या वो अंधा हो गया। तो ऐसे कुत्ते को रास्ते पे छोड़ नहीं सकते। ऐसे कुत्ते को मतलब रास्ते पे छोड़ेंगे तो वहाँ पे उसको अगर पैरालाइज वो घिस घिस के चल रहा है रास्ते में तो उसके वहाँ पे घाव हो जाएंगे, वहाँ पे कीड़े हो जाएंगे, फिर वो इन्फेक्शन में मरी जाएगा। छोड़ना और मारना एक ही जैसी बात हो जाती है। अंधा कुत्ता भी वही सेम ही फेट होता है। तो ऐसे कुत्ते को नहीं छोड़ सकते। लेकिन बाकी सब उसका हेल्दी सब एकदम सही है, वो बिल्कुल तंदुरुस्त है, खाना खा सकता है, वैक्सीन ले सकता है, प्यार कर सकता है, सब कुछ उसका नॉर्मल है। प्यार वो लोग तो पैदा ही हुए हैं इंसान को प्यार देने के लिए। डॉग्स हमारे एंजाइटीज स्ट्रेस ये सब दूर करते हैं, लोनलीनेस ये सब दूर करते हैं हमारे। हम अगर इनसे प्यार करेंगे तो मेरे बच्चे ये देख के सीख के बड़े होंगे कि हम लोग को जानवरों से और प्यार करना चाहिए, कंपेशन जो है वो सीखेंगे। तो अगर हम बच्चे के सामने जानवर को काटते हैं तो वो भी ये सीखते हैं कि हाँ ऐसे काटना भी चाहिए। तो जैसा हम लोग दिखाएंगे वैसे ही हमारे बच्चे सीखेंगे। तो ये आपकी मर्जी है कि आप उसको क्या दिखाना चाहते हो। और एक बात आती है कि शेल्टर में जो और एक चीज़ होती है कि मतलब पैसे की प्रॉब्लम्स। कुछ शेल्टर्स को मतलब लोगों में एक धारणा होती है कि बहुत से पैसे गवर्नमेंट से मिलते हैं शेल्टर्स को, या हम जैसे लोग जो लोग हम रास्ते के कुत्ते के लिए काम करते हैं हमें मिलते हैं। तो इस बात को मैं इतना बात बोल दूं कि कुछ महीने पहले मेरे घर के सामने एक कुत्ता आया था जिसको मैंने थोड़ी सी मतलब मुझे जितनी ज्ञान थी मुझे देख के ही लगा उसको रैबिस है, काटने के लिए भाग रहा था, दौड़ रहा था। खाना को दिया मैंने उसको, खाने की कोशिश की लेकिन खाना को अंदर ले नहीं पाया, जॉ लॉक हो गया था, सलाइवेशन हो रहा था कंटिन्यूअसली। ऐसी हालत में लोग क्या करते हैं, कुत्ते जब काटते हैं लोग जो समाज के हमारे लोग हैं वो लोग करते हैं कि उसको पीट के मार डालते हैं ताकि वो पगला हो गया वो कुत्ता मार डालो। तो हम लोग ये बोलते हैं कि अगर आप उसको मार रहे हो, रैबिस कैसे फैलता है ये अगर आपको जानना इस मोमेंट में बहुत ज़रूरी है। रैबिस फैलता है हमारे किसी शरीर के घाव में, या जैसे कि मतलब अगर कोई कट्स है वहाँ पे, या मुंह, नाक, आँख, जहाँ से बाहर की चीज़ हमारे अंदर जा सकते हैं ऐसी जगह पे अगर रैबिस के कोई भी इंसान या कुत्ता जो भी हो उसका जो सलाइवा या उसका ब्लड अगर वहाँ पे कंटामिनेट हो जाए, मिक्स हो जाए, तो ऐसे रैबिस फैलता है। अगर हम कुत्ते को मारते हैं तो उसका ब्लड क्या होता है, ब्लड या बॉडी का जो फ्लूइड्स है वो ऐसे बर्स्ट होता है, चारों तरफ फैलता है।
तो अगर वो फैल के आपके आँख में आया, मुंह में आया या कोई शरीर के कोई कट्स में आ गया, तो वहाँ पे आपको भी रैबिस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस हालत में जो करने की ज़रूरत होती है, रैबिस के कुत्ते को कंट्रोल करना होता है, मतलब किसी भी तरह उसको कहीं पे बंद कर दो, कन्फाइंड कर दो। हाँ, तो अगर रैबिस का कुत्ता है तो 2-3 दिन में वैसे भी मर जाएगा अपने आप ही उस जगह पे। तो ये होता है एक्चुअल सॉल्यूशन। और उसके बाद उसका जो बॉडी होता है उसका डिस्पोज भी, अगर उससे बॉडी को जलाना पड़ता है या तो 6 फीट का गड्ढा खोद के उसको कब्र देने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो भी कोई स्कैवेंजर्स उसके बॉडी पार्ट्स को इधर उधर ना कर सके और ये बीमारी ना फैले, क्योंकि रैबिस की बीमारी सलाइवेशन मतलब ऐसे ही फ्लूइड से ही फैलता है। तो वो कुत्ते को मैंने जब देखा तो मैंने उसको धीरे धीरे खाना दिलाने की कोशिश किया, जो भी वो नहीं खा पा रहा था, क्योंकि उसका जॉ लॉक हो गया था। ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है, काटने का भागना और जॉ लॉक हो जाना। तो उसको मैंने गैरेज के अंदर, अपने गैरेज के अंदर कर लिया, और उसी गैरेज के अंदर उसको 2 दिन तक फिर भी मैंने सलाइन दिया, क्योंकि मैं 100% श्योर नहीं थी कि वो रैबिस है। और रैबिस का कोई ब्लड टेस्ट होता भी नहीं है, और उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था पिछले साल, तो वो भी मैं ऐसे करना का कोई चांस ही नहीं होता है, तो वो नहीं करा पाई। लेकिन मैंने उसको सलाइन देने की कोशिश की, ताकि कम से कम वो थोड़ा सा तो शांति से मरे। और 2-3 दिन में वो मर भी गया। उसके बाद जब उसको बॉडी को डिस्पोज करने की बात हुई, तो मैं एक इतना बड़ा एडल्ट डॉग के बॉडी को जलाना या गड्ढा खोद के कहीं पे डालना, ये इस जगह पे पॉसिबल, मेरे एरिया में बिल्कुल भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि जो मैं अपने आप पर्सनल ऐसा कुछ कर सकूं। तो मैंने म्यूनिसिपैलिटी को, अपने लोकल काउंसिलर को कॉल किया था, लेकिन वो लोग कोई हेल्प नहीं किया, क्योंकि वो कुत्ता मेरे गैरेज में था। मैं अगर उसके रास्ते में रख देती तो वो लोग उठा के ले जाते, लेकिन मेरी इतनी जिम्मेदारी मेरी समझ में थी कि क्योंकि एक रैबिस के कुत्ते के मरा हुआ बॉडी मैं रास्ते पे रखूँगी और दूसरे कुत्ते या बिल्ली उसको सूंघेंगे, ये बहुत ही खतरनाक होगा, तो और ये बीमारी फैलेगा, तो ये मैं नहीं कर पाई। तो उसके बाद मैंने एक आदमी को हायर किया, उसको 300-400 रुपये दिए। उसके बाद उसके बॉडी को मैंने डिस्पोज कराया, उसको गड्ढा खोद के उसको कब्र दिया उसका। तो यही होता है गवर्नमेंट, अगर आप लोग ये बोलते हो कि गवर्नमेंट का हेल्प, तो ऐसा होता है कि हम लोग को ट्रीटमेंट भी हम अपने पैसे से कराते हैं, और उसका डिस्पोज भी अपने पैसे से ही कराना पड़ता है। कोई सरकार या कोई हेल्प नहीं करता। एनजीओज़ का भी बहुत ही ऐसा ही हाल है, मतलब एनजीओज़ भी पता नहीं, मुझे जितना ध्यान है कि वो लोग को सरकार से कुछ मिलता नहीं है उतना। हाँ, कुछ सरकारी एनजीओ है, जैसे कि आशारी एक है, उसको शायद मिलता है, मुझे जितना मालूम है। वो मैं गलत भी हो सकती हूँ, अगर होगी तो मुझे माफ़ कर देना। तो उन लोगों को शायद मिलता है, लेकिन और दूसरे एनजीओज़ को नहीं मिलता। वो लोग हमारे जैसे लोगों से ही डोनेशन लेके चलाते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी दवाइयाँ खरीदनी पड़ती है, डॉक्टर्स को बुलानी पड़ती है, जो लोग वहाँ पे टेक केयर करते हैं उनको सैलरी देनी पड़ती है। और जितना मुझे पता है कि एक एनजीओज़ के जितने लिमिटेशंस है, जितने बेड्स है, जितने जगह है, उससे ज़्यादा वो लोग ओवर क्राउडेड है। क्योंकि जैसे कि किसी ने कुत्ते को डाला वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए, उसके बाद वो वहाँ पे उसको लेने वापस नहीं गए। वो ठीक हो गया कुत्ता, फिर उसको लेने वापस वहाँ नहीं गए, तो उस कुत्ते को वो लोग नहीं जानते हैं कि कहाँ से आया है वो कुत्ता। तो क्या हो जाता है, तो मतलब कुत्ते को आप लोग जानते होंगे, हर कुत्ते का एक टेरिटरी होता है। हम लोग जिस कुत्ते को जहाँ से उठाते हैं वही कुत्ते को फिर वापस करना पड़ता है। तो अगर मतलब किसी उल्टा पुल्टा जगह पे उसको छोड़ दिया, तो दूसरे कुत्तों को आके उसको मार डालेगा। तो इस तरह से भी कुछ केसेस वहाँ पे एनजीओज़ में रह जाते हैं, जो इसका कोई मतलब ओनर नहीं आया उसको लेने को, वहीं पे वो लोग रह गए। इसीलिए क्या करते हैं एनजीओ लोग, जब भी आप लोग एडमिशन करते हैं वो लोग पैसे लेते हैं। अगर कोई पैसा देता है किसी कुत्ते के लिए, तो उसमें थोड़ी सी जिम्मेदारी शायद आ जाए कि कुत्ते जब ठीक हो जाए तो उसको वापस उसी जगह पे उसको रिलीज़ करनी होती है। तो ये हमारे नियम में भी है, लॉ में भी है, इंडियन लॉ भी यही बोलता है कि कुत्ते को नहीं मारना है। कुत्ते को आप जहाँ से उसको उठा के ले गए वहाँ पे उसको वापस वहीं पे मतलब छोड़ना होता है। यही इंडियन लॉ भी यही। और एक चीज़ है स्ट्रीट स्ट्रीट डॉग्स हमारे लिए इकोसिस्टम में क्या हेल्पफुल है, वो ये है कि स्ट्रीट डॉग्स एक स्कैवेंजर्स है। एक्चुअली स्ट्रीट डॉग्स आर स्कैवेंजर्स, और हमारे लिए जो बहुत हानिकारक स्कैवेंजर्स है, जैसे कि रॉडेंट्स, माइस, जहाँ से रैबिस बहुत ज़्यादा फैलती है, उनको ये लोग प्राइमरीली
कंट्रोल करते हैं, उनके ऊपर खाते हैं, ताकि हमें वो जो रैबिस का जो चांसेस है वो कम हो जाता है। इसीलिए नियम यही है कि कुत्ते को, स्ट्रीट डॉग्स को एंटी रैबिस वैक्सीनेशन देने की, ताकि कोई कुत्ता अगर किसी इंसान को थोड़ा बहुत काट भी ले तो फिर किसी का कोई डरने की चांसेस नहीं। लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम ही होता है कि कुत्ता काट लिया फिर लोगों में ये भागदौड़ मच जाती है, डर हो जाता है कि ये रैबिस हो गया, ऐसा कुछ। तो अगर संग संग आप लोग उस जगह को अच्छी तरह से साबुन से, डिटर्जेंट से अच्छी तरह से घिस घिस के धो लेते हो तो फिर एक अच्छी बात होती है। उसके बाद आप वैक्सीन ले लो। और हम लोग एनिमल लवर्स जो है, या मैं अपने आप को एनिमल लवर नहीं, केयरर बोलती हूँ, वो मैं बाद में आऊँगी क्यों मैं केयरर बोलती हूँ, लवर नहीं। तो हम लोग जो एनिमल केयरर है, हम लोग कोशिश करते हैं अपने पैसे से जितने हो सके रास्ते के कुत्ते को आसपास में उसको वैक्सीन दे दे, ताकि ये परेशानी से कुत्ते भी अच्छे रहे और हम भी अच्छे रहे, सेफ रहे। डॉग लवर और डॉग केयरर में जो डिफरेंस वो ये है, मैं थोड़ी सी एक छोटी सी मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले मेरे घर में जब ये भोदू का ऑपरेशन हो रहा था, तो उस वक्त किसी मेरे एरिया में और एक पर्सन है, उन्होंने बोला था कि उनके भी डॉग को वो हमारे यहाँ पे लाएंगे और उसको क्रस्टेशन कराएंगे। लेकिन वो बाद में नहीं आया। और उनको जब क्यों नहीं आए, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था, मतलब 1 बज गया था। तो उन्होंने बोला इतनी देर तक मेरे डॉग को मैं बिना खिलाए के रखी हूँ। आप लोग जानते हैं कि ऑपरेशन के डे को हम लोग सुबह से पेशेंट को नहीं खिला के रखते, क्योंकि एनेस्थीसिया देने के बाद अगर आप लोग उसको सुबह खिला दिए, एनेस्थीसिया दिया हुआ है, तो क्या होता है कि वो उल्टी हो जाता है, तो और वो हार्ट पे और रेस्पिरेशन पे काफ़ी इफेक्ट्स पड़ता है। इसीलिए नियम यही है, ये इंसानों के लिए भी है, जानवरों के लिए भी। ऑपरेशन से पहले मतलब रात को खिलाओ, पिछले रात को, लेकिन सुबह से नहीं खिलाओ। और हम लोग कोशिश करते हैं कि ऑपरेशन सारे सुबह सुबह हो जाए, लेकिन क्योंकि ये जो ऑपरेशन होते हैं ना, हमारे दूर दूर से लोग, मतलब जो आए थे ऑपरेशन करने, वो दूर से आए थे, तो थोड़ा लेट हो गया। फिर इसको जो ऑपरेशन करते हुए थोड़ा सा लेट हो गया, तो वो बोले कि लेट हो गया, हमारा कुत्ता बिना खिलाए हुए इतने टाइम हो गया, तो हम उसको ऑपरेशन नहीं कराएंगे। तो फिर मैंने उनको ये भी पूछा था, आपका डॉगी को आप वैक्सीनेशन कराए हो? तो उन्होंने बोला नहीं, क्योंकि वो घर पे है तो हम उसको वैक्सीनेशन नहीं कराए। मैं अभी इतना बोलना चाहती हूँ, यही डिफरेंस होता है केयरर और लवर में। लवर क्या सोचता है, बिना खाए उसको रखेंगे तो उसको मतलब तकलीफ होगी, लेकिन अगर उसके 500-600 बच्चे हो गए, हर साल उसको बच्चे हो गए, फिर हम उस बच्चे को नहीं रख पाए, बच्चे फिर बीमारी से अगर मर गए, तो उसको दर्द नहीं होता। ये सोच नहीं है। ऑपरेशन के लिए एक दिन अगर उसको नहीं खिला के रखते तो वो बहुत उसके लिए भारी पड़ जाता है। ये होता है लव। और मेरे लिए क्या होता है कि उनका ऑपरेशन करना ज़रूरी है, ताकि ये रास्ते में भी अच्छे से सर्वाइव कर सके। ये होता है केयर। और एक चीज़ है, जैसे भोदू को अगर अभी मैं इंजेक्शन देती हूँ ना, पहले तो जब वो बीमार था तो इंजेक्शन आसानी से मैं दे देती थी, लेकिन अभी जब उसको मैं इंजेक्शन देती हूँ, मैंने बहुत बार कोशिश किया कि मैं उसका वीडियो करूं। जब इसको एंटी रेबीज का वैक्सीन हो रहा था तो मैं इसका एक वीडियो करूं, लेकिन मेरे जो पैरावेट्स हैं वो लोग मना करते थे, क्योंकि ये अभी ना क्या होता है कि इंजेक्शन देते हुए बहुत सेंसिबल हो जाता है, बहुत ही मतलब भागने की कोशिश करता है, मतलब प्रिवेंट करता है बहुत ज़्यादा। तो हम लोग 2 आदमी उसको खींच के तान के उसको इंजेक्शन देते हैं। तो ये अगर किसी ने वीडियो में मैंने डाल दिया या देख लिया कोई, तो कुछ लवर्स को ये बहुत ठेस पहुंचेगी, हाँ भगवान मैंने उसको कैसे इंजेक्शन दे दिया। लेकिन मेरे लिए इंजेक्शन देना, वो 2 सेकेंड्स की जो दर्द है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि ये ज़िंदगी भर अच्छा रहे और हम भी अच्छे रहे, सेफ रहे रेबीज से। तो ये होता है लव और केयर का डिफरेंस। और एक चीज़ है, जैसे कि आप कुत्ते को ऑपरेशन करा रहे हो, कुछ लोग इंजेक्शन दे रहे हो, ये सब चीज़ों से बहुत घबराते हैं। हाँ, फिर जैसे कि मेल्स को क्रस्टेशन नहीं कराते हैं। वो मेल क्या होता है, घर पे आप उसको रख लिए, आप इतना समझो, आपकी हमारी जो नेचर का जो नियम है वो होता है कि हम लोग जब उम्र हो जाती है 20-25 साल, तो हम लोग शादी करते हैं। तो ये एक नेचर का नियम है। इन लोगों का भी वही सेम ही है, जो इस लोगों का भी हीट में आ जाते हैं, इनको मीटिंग करने की बहुत ज़रूरत होती है। तो वो चीज़ अगर हम लोग नहीं कराते, घर पे उसको ऐसे रख देते हैं, उसको बिना स्टेरिलाइजेशन कराए या बिना क्रस्टेशन कराए, तो वो हीट हो जाता है बॉडी उन लोगों का, और वो लोग एग्रेसिव हो सकते हैं, वो लोग आपको काट भी सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप उसको मेटिंग नहीं करा रहे हो तो फिर आप उसको स्टेरिलाइज करो। और अगर आप मेटिंग करा रहे हो तो फिर क्या होता है, बच्चे पैदा होंगे, तो वो बच्चे को अगर बिलेती कुत्ते तो वो आपको आप बेच दोगे,
और अगर नहीं देसी कुत्ते हैं तो वो आप बेच भी नहीं पाओगे, तो आप उसको क्या करोगे इतने सारे, मतलब दो से, जैसे कि वो लोग तो एक साथ 3-4 बच्चे देते हैं, तो जैसे 2 कुत्ते से आपको 5 कुत्ते हो गए, आप उसको 5 कुत्ते को रखोगे, फिर अगले साल और पनपूगा और 3 कुत्ते देंगे, तो 6-7-8 कुत्ते हो गए, आप 8 कुत्ते को रखोगे, ऐसे करके आप कितने कुत्ते को रख सकोगे। उसके बाद क्या होगा, आप इधर उधर उसको फेंक के आओगे, ये करोगे, तो क्रुएल्टी हो गई। आप उस बच्चे को अगर पाल नहीं सकते, अगर बेच नहीं सकते, तो फिर आपको उसे फेंकना पड़ेगा, या वो बिना वैक्सीन दोगे तो आप ऐसे भी बीमारी से ये जिससे वैसे मर जाएंगे। तो नियम यही है, आप 2 कुत्ते जब अगर होंगे या 1 कुत्ते है तो उसको स्टेरिलाइज करा दो, ताकि उसका हीट भी ना हो और वो स्वस्थ भी रहे और वो घर पे रहे और बच्चे भी ना बढ़े। आपको एक ही कुत्ते को लेके आपको ज़िंदगी गुजर जाए। उन लोगों का जो लाइफ स्पैन है 10 से 15 साल। तो कुत्ते लाने से पहले ये सब चीज़ें हम लोग को सोचनी चाहिए। और एक कुत्ते को हम लोग जब लाते हैं, वो भी जब अडॉप्ट होते हैं, मैं अडॉप्शन की बहुत ही प्रेफर करती हूँ अडॉप्शन की। तो अगर अडॉप्शन करते हैं तो हम लोग को ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि उसको 15 साल हम उसका ख्याल रखेंगे कैसे भी, चाहे मेरी नौकरी इस शहर से दूसरे शहर में हो जाए, चाहे मैं बिना ब्याही हूँ, मुझे शादी किसी और घर में हो जाए, ससुराल एक्सेप्ट को करना होगा, नहीं तो हम उसको नहीं लाएंगे। ये सब चीज़ें प्रोज एंड कॉन्स को सोच समझ के, कितना आप उसके जिम्मेदार हो, ये सब सोच समझ के ही आपको अडॉप्शन करनी है। तो लाने से पहले ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में बिल्कुल होने चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत ही प्रॉब्लम्स होते हैं और शेल्टर हाउस इसीलिए भर रहे हैं। और एक चीज़ है, मैं जो ये ब्लॉग बनाती थी वो मैं किसी से इंस्पायर होके बनाती थी। यूट्यूबर एक थी जो बेंगलुरु में है, कुछ दिन पहले उन्होंने भी एक शिह त्ज़ू को बाय किया था, तो मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि वो लोग ब्रीडर से खरीदने मतलब ये भी आप समझ लो कि अगर कोई भी एनिमल्स का बिजनेस हो रहा है, चाहे वो मिल्क गाय से बिजनेस हो रहा है या कुत्ते से या पक्षी से, तो वहाँ पे क्रूएल्टी डेफिनेटली इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक एक्सप्लॉयटेशन शब्द आ जाते हैं, क्योंकि वो लोग बोल नहीं पाते, वॉइसलेस है। और फीमेल कुत्ते को बार बार प्रेग्नेंट कराया जाता है ज़बरदस्ती, और उनसे बच्चे लाए जाते हैं, फीमेल कुत्ते का हेल्थ ख़राब होता है। ये सब मैं नहीं बोलती 100% ये सच है, लेकिन कुछ कुछ ज़्यादातर यही होता है। और उन लोगों से अगर हम लोग खरीदते हैं तो ये क्रूएल्टी को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, पहली बात। तो वो लोग खरीद के लाए, और फिर उसके बाद बहुत सी चीज़ें वो लोग बोले, कुछ कुछ चीज़ें मैं सहमत थी, क्योंकि वो लोग चाइना में थे और वहाँ पे वहाँ पे भी वो लोग उन लोगों का कुत्ता था, लेकिन वो लोग ला नहीं पाए, क्योंकि चाइना का फॉरेन पॉलिसी ऐसा था, तो जिसके लिए वो लोग दुखी थे। वो बिल्कुल सही होता है, क्योंकि कुत्ते जैसे हमारे बच्चे जैसे, फैमिली मेम्बर्स जैसे मैं मानती हूँ, तो दुखी तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर पॉलिसी है तो ये सोच के पहले से लेना चाहिए था कि अगर हम लोग इंडिया में आएंगे तो कुत्ते का क्या होगा, ये पहले सोचना चाहिए था, फिर लेना चाहिए था। ये बात मेरे ख्याल में है। लेकिन ये रूल सारे देश में लागू नहीं है। अमेरिका से, यहाँ से कुत्ते अमेरिका जाते हैं, क्योंकि मैं भी खुद एक फॉस्टर किया था जो कुत्ता अभी कैलिफोर्निया में अडॉप्शन हुआ है, तो यहाँ का पॉलिसी ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया अमेरिका का बिल्कुल ऐसा नहीं है, हर देश का नहीं है, लेकिन चाइना का है। तो ये अलग बात हुई, इन लोगों से इस बारे में मैं सहमत थी, लेकिन इतना था कि वो लोग लाने से पहले चाइना में भी वो लोग को सोचना चाहिए था। और यहाँ पे अभी वो लोग कुत्ते खरीद के लाए, और फिर वो लोग एक ही चीज़ बोले जो कि मुझे बहुत बुरा लगा, और उसके बाद मैंने उन लोगों का चैनल सब अनसब्सक्राइब किया, क्योंकि बाकी जो सारे गुण थे वो लोग के वो मुझे अच्छे लगते थे, लेकिन मैं ये देख नहीं पाऊँगी कि जब अपने यहाँ के शेल्टर्स की हालत देखने के बाद मैं ये दृश्य मैं देख नहीं पाती कि ब्रीडर से खरीदा हुआ कुत्ता, फैंसी ब्रीड आप लोग कैसे हैंडल कर रहे हो। तो इसीलिए अनफॉर्चुनेटली मुझे उन लोग का चैनल अनसब्सक्राइब करना पड़ा। लेकिन जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा चुभी उन लोग की, वो चीज़ है, वो लोग ये बोले कि सब लोग सोशल मीडिया पे अपने आप को संत महात्मा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये जो भोदू को यहाँ पे पीछे सुला के मैं संत महात्मा बनने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसी कुछ लोगों की, मैं नहीं बोल रही हूँ, मेरे फ्रेंड्स जो लोग मुझे देखते हैं, जो लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो लोग ऐसे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ। मैं बहुत मतलब मेरे बहुत कम व्यूअर्स हैं, लेकिन फिर भी मैं नहीं मानती कि मेरे व्यूअर्स ऐसे सोचते हैं कि मैं अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ऐसी ही बचपन से थी, इन लोगों के लिए थी। मुझे कोई इंस्पिरेशन था नहीं, मुझे बचपन से इन लोगों के लिए प्यार आता था, तो आज भी मैं वही हूँ। या भी मैं कैंसर ये से जूझने के बाद भी मैं वैसी हूँ, और जितने दिन मैं जीऊँगी मैं ऐसी ही रहूँगी।
तो ये दिखाने का तो कुछ है नहीं। और संत महात्मा मतलब जो लोग भी जैसे स्ट्रीट डॉग्स को लाते हैं वो लोग संत महात्मा है, बिल्कुल मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। मुझे बस इतना लगता है वो लोग थोड़ा ज़्यादा मतलब फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लोग, ये जो सेंस है रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज के लिए हमारे, या एनवायरनमेंट के लिए भी मैं बोलती हूँ, जो है हमारे देश के लिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। ये जो सेंस है ये थोड़ी सी ज़्यादा है बस, क्योंकि हम लोग साधु महात्मा बिल्कुल नहीं है। हम लोग अपना घर बाहर छोड़ के वन में जाके ध्यान नहीं कर रहे हैं। हमारे अपने परिवार है, हमारे अपनी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, सब कुछ है। तो संत महात्मा तो कोई है नहीं जो वैसे कुत्तों को लाते हैं, ये बिल्कुल मुझे नहीं लगता। और कोई प्रूफ भी ऐसा कर नहीं पाएगा सोशल मीडिया पे, क्योंकि ये सब छोटी मोटी अगर थोड़ी दिनों तक हो सकता है ऐसा दिखाना, ज़्यादा दिन तक नहीं हो सकता। जो सच है वो बाहर निकल के ही आता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा चुभी, वो लोग की ये जो सोच है कि जो लोग अडॉप्ट करते हैं वो लोग संत महात्मा है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। बस हम लोग को थोड़ा सोच जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। हम लोग ये सोचते हैं कि ये लोग को अगर हम लोग लाएंगे, प्यार तो बिल्कुल डिफ़र नहीं करता। जैसे कि मैं अगर काली हूँ या मेरा हस्बैंड गोरा है या उनका बाल नहीं है, मेरे बाल है, तो ये सब में हम लोग का रिलेशनशिप बिल्कुल मैटर नहीं करता। वो तो दिल से बनता है। और जो हमारे ये जो दोस्त है, मैं मानती हूँ दोस्त या अपना बच्चा जो भी हो, ये जो भी आते हैं ये इन लोगों के साथ हमारे दिल का रिश्ता बनते हैं। तो इसमें ये इसका कैसा दिखने में है इससे कोई फ़र्क मुझे नहीं लगता पड़ता है। और ये दिखा कर कोई संत महात्मा नहीं बनता है। तो यही कुछ चीज़ें मुझे शेयर करनी थी आप लोगों के साथ। जो लोग अगर कुत्ते लेने की सोच रहे हो, उन लोगों से मेरी विनती है कि आप लोग थोड़ा बहुत आसपास के शेल्टर हाउसेस में जाओ और फिर सिचुएशंस को समझो, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश करो। अगर आप रिस्पॉन्सिबल होगे, समाज रिस्पॉन्सिबल होगा, समाज होगा तो पूरा देश हो जाएगा, हमारा देश सबसे बनेगा। और हम लोग अपने बच्चों को भी ये कंपैशन सिखाएंगे, क्रूएल्टी नहीं सिखाएंगे। और मैं पर्सनली मैं वेगन नहीं हूँ, लेकिन मैं वेगनिज़म को दिलो जान से सपोर्ट करती हूँ। और मेरी विश है मैं बहुत जल्द वेगन बनने की कोशिश करूँगी। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। तो अभी के लिए मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर माई वीडियो। और थैंक यू, बाय, गुड नाइट, नमस्कार।